हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज 29th ऑफ जून और वेंसडे के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल का न्यूज़पेपर रिकॉर्ड किया था लेकिन वो डाल नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आज का न्यूज़पेपर आई होप ये एक अच्छे वे से डल जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जी, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। नंबर 1 है इसका बैंक बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। जिन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं उनको भी आता होएगा, और जो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होंगे, जो हम एक इकॉनमी कवर कर रहे हैं, उनको भी ये आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन का आपने आंसर देना कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इट इज़ रिगार्डिंग G7 ने बोला है कि जो रशिया की इनकम है फ्रॉम दी ऑयल सेल्स, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कैप करना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो रशिया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रशिया ने जब से इन्वेड किया है यूक्रेन पे, उसके बाद में से उसकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती हमें दिखाई दे रही है। सो जो लीडर्स हैं ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट डेमोक्रेसीज, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स कि जो रशिया इन्वेजन ग्राइंड जोन एंड सेट दे वुड एक्सप्लोर फार रीचिंग स्टेप्स टू कैप क्रेमलिन इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स दैट आर फाइनेंसिंग दी वॉर। जो कि फाइनेंस कर रहे हैं वॉर को, और वो इस तरह से देखो ना, प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। इस वजह से उन्होंने बोला कि हमने अगर यूक्रेन को सेव करना है तो मेनली जो हमारा कंसर्न है वो रिगार्डिंग दी क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स। अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो वो अपनी जो वॉर है उसको क्या नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे वो उसको अपना फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, पहली चीज़। नंबर 2, हमें G7 के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार किया लेकिन फिर भी पहली चीज़ यहाँ पे, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्म होते हैं 1975 में। जो G7 कंट्रीज़ है वो कौन कौन से, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, और जो ऑल द G7 कंट्रीज एंड इंडिया आर पार्ट ऑफ G20। जो G7 है डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। द डिसीजंस टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। क्लियर बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपका इंटरनेशनल इवेंट्स से जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। कोई यहाँ पे GS2 के अंदर एक पार्ट आता है कि जहाँ पे आप दूसरे रिलीजन की जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, आप हर्ट करते हो। तो इसमें जो चीज़ है वो क्या आ रही है, यहाँ पे जुबैर्स, ठीक है, पुलिस कस्टडी एक्सटेंडेड बाय 4 डेज। इसका क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो ALT न्यूज़ को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, उसको पकड़ के लेकर जाया गया क्योंकि उसने 2018 में कुछ ऐसा ट्वीट किया था जिसने कि जो डेलिबरेटली उसने कोशिश की थी हर्ट करने की रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ दी वन कम्युनिटी थ्रू दी ट्वीट इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहली चीज़, जब पुलिस ने पकड़ने के लिए लेके गई तो मोबाइल और लैपटॉप दोनों को इस बंदे ने कर दिया फॉर्मेट, नंबर 1। नंबर 2, इसके अकाउंट में इधर या उधर से देखा जा रहा है कि 50 लाख रुपीज़ विद इन 2 और 3 मंथ्स आए हैं। तो वो देखा जाएगा, अगर तो डिफरेंट अकाउंट से आए हैं वो क्यों आए हैं और किस वजह से आए हैं। अगर सेम अकाउंट से रेपिटेटिव वे में आ रहे हैं तो उसका रीज़न भी देखा जाएगा। यहाँ पे ये न्यूज़ है, और ये भी कंटिन्यूटी में भी जो भी है चीज़ें वो यहीं पे यही लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, PM हेल्स UAE's हेल्प ड्यूरिंग द पेंडेमिक। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स। GS2 का ये पार्ट बन जाता है। तो PM ने यहाँ पे UAE के साथ जो अपना रूलर है उनके साथ मीटिंग करते हुए बोला कि पेंडेमिक के दौरान उन्होंने ग्रेट केयर किया 3.5 मिलियन इंडियन कम्युनिटी इन द UAE ड्यूरिंग द पेंडेमिक। उनका थैंक यू किया, और ये पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीट थी आफ्टर वही वाली चीज़ जब UAE ने साथ देना स्टार्ट कर दिया था उन कंट्रीज़ का जो कि अगेंस्ट थी वो BJP स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट के खिलाफ। ठीक है जी। सो पहले जो फ्रंट पेज है हमारा इंपॉर्टेंट, उस पे यही न्यूज़ है पढ़ने वाली। अगर हम सेकेंड न्यूज़ की यहाँ पे बात करते हैं तो आज जो हमने पढ़नी है, पहली चीज़, दी शिवसेना एट दी पॉलिटिकल क्रॉसरोड्स। तो एडिटोरियल आपको पता है ये वैसे तो GS2 से रिलेटेड है। हमने एंटी डिफेक्शन मुझे लगता है कुछ 5 से 6 बार डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन दिया भी नहीं हुआ तो डिस्कस करना बनता नहीं है। आपने ये बताना है जो एंटी डिफेक्शन है वो किस अमेंडमेंट से, ठीक है, किस अमेंडमेंट से और कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, अमेंडमेंट का नाम और ईयर बताना है आपने, इंट्रोड्यूस किया गया कब। ठीक है जी, चलो
नंबर 2 यहाँ पे दी एसेंस ऑफ टाइम, ये भी रिलेटेड टू ये महाराष्ट्र के जो क्राइसिस है उससे उसी के साथ में, लेकिन इसमें कुछ एंटी डिफेक्शन को लेकर बातें हैं। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको बड़े अच्छे वे से ये समझ आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये बोली जा रही है, द टाइम इज ऑफ द एसेंस व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग द पॉलिटिकल मैन्योवर्स टू रिड्यूस द गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। जो रूलिंग पार्टी है वो एक मतलब नीड टू क्लोज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सून, जहाँ पे वो देखा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है उसने बोल दिया था डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन के लिए। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं जो बागी एमएलएज हैं जो गुवाहाटी में बैठे हैं, तो लेकिन यहाँ पे जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वो भी क्लोज कर देगी। वो कैसे? अब ये जो 50 लोग थे या फिर 42 या फिर 50 जो एक नाथ शिंदे वाला कैंप है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कि असम या गुवाहाटी में बैठे हैं, जो डिसकंटेंट है जिनकी, तो वो लोगों ने क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही जल्दी जो है, उन्होंने बोला है कि विद इन 2 डेज उन्होंने जवाब मांगा है। अदरवाइज वो कहते कि वो बोल रहे कि हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जुलाई 12 तक का टाइम दिया। कहते जी आप जुलाई 12 तक जब भी कभी जो आपका दिल करता है आप उसमें आंसर कर सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पे ये बोल दी। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि होतो होलोहन वर्सेस जाचीलुहू केस की, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये बोला था कि जो वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले क्या होता था कि जो स्पीकर का डिसीजन है वही फाइनल होता था, लेकिन बाद में बोल दिया गया कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो अंडर जुडिशियल रिव्यू जा सकता है, अंडर जुडिशियल रिव्यू। लेकिन कब जाएगा? जब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो गलत नहीं हो रही, गलत तो नहीं होगी कहीं पे, या फिर सस्पेंशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर ने ग्रांट किया जस्ट 2 डेज, मे बी यही एक कारण बन सकता है कि जो इंटरवेंशन की है। अदरवाइज इंटरवेंशन बाद में करनी बनती है, यहाँ पे पहले ही ये सारा कुछ डिसाइडेड हो जाता है, पहले ये बता दिया गया था। सो देर आर कोर्ट जजमेंट्स दैट से कंप्लाइंस विद नेचुरल जस्टिस। अगर हम बात करें कि भाई उनको नेचुरल जस्टिस नहीं मिला या फिर कुछ भी, वो कहते हैं नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि आपने, अगर कोई बंदा आपको बोले कि मुझे तो यार नेचुरल जस्टिस मतलब नहीं मिला, तो नेचुरल जस्टिस का मतलब है आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। लेकिन अगर मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको 2 दिन तो मिले है ना, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे देखी गई कि जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी उनके पास वो भी खत्म कर दी गई यहाँ पे। सो ये जो ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट दोज रोंगली डिस्क्वालिफाइड इज इंपॉर्टेंट, बट सो इज कॉल्ड टू अकाउंट डिफेक्टर्स हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे नंबर 2 जो चीज़ आती है वो है ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर ऑफ होप में क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए उसने तो बोल दिया था, सुपीरियर कोर्ट ने, कि भाई आप जो लोग हैं, लोगों का राइट है, राइट टू कैरी दी गन। जो गन कैरी करने का राइट है वो लोगों का है, और वो अपनी जान को बचाने के लिए गन को कैरी भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूएस की जो कांग्रेस है और उसने पास किया, और प्रेसिडेंट जो बिडेन साइंड इनटू लॉ अ गन रेगुलेशन बिल, के जो रेगुलेशन होनी चाहिए गन की, कि हर एक बंदे के पास गन नहीं होनी चाहिए, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया नंबर 3। नंबर 4 जो आज का एडिटोरियल है वो है रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया, और वो कौन थे? पीसी महालनोबिस। इनके बारे में बात करेंगे। अब इनके बारे में अचानक से बात करने की बात कहाँ से आ गई, है ना? ऐसा नहीं है कि कुछ और ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। पीसी महालनोबिस का पहली चीज़ तो उनकी यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी। नंबर 2 जो स्टेटिस्टिक्स डे है वो, क्योंकि वो स्टेटिस्टिशियन थे और वो स्टेटिस्टिक्स में बहुत विश्वास रखते थे, और वो बोलते थे कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है उतना ही, जितनी इंपॉर्टेंट डेटा आप कलेक्ट करोगे, जितना अच्छे वे से आप डेटा कलेक्ट करोगे, उतनी अच्छे वे से आप उस चीज़ को आगे बढ़ा पाओगे। सो यहाँ पे जून 29 की बात की गई, जो कि एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, जो कि रिकग्नाइज करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस, मतलब पीसी महालनोबिस, जिनको हम प्लान मैन ऑफ इंडिया से भी जानते हैं। उनका बर्थडे था। इट वॉज पीसी महालनोबिस जिन्होंने एस्टेब्लिश किया स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल कल्चर इन इंडिया। उनके जो लाइफ लॉन्ग इंडेवर्स थे, मतलब स्टैटिस्टिशियंस को आगे लेके जाना, स्टैटिस्टिक्स को आगे लेके जाना, वो बहुत अच्छे थे। मोर ओवर जो जून 28 है उसने 50 ईयर्स ऑफ सिंस हिज पासिंग भी मार्क किया। जो पीसी महालनोबिस है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दिखाते थे किसको लेकर? डेटा को लेकर, डेटा कलेक्शन को लेकर, क्योंकि जितना अच्छा डेटा कलेक्शन होगा उतना ही नेशनल और ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगी बात आपको। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, उनके टाइज की बात की गई है, रिलेशन की बात की जा रही है विद द टैगोर। वो कहते हैं ऑल्दो कि टैगोर और महालनोबिस के बीच में जो एज गैप था वो था 32 ईयर्स का।
ठीक है, बट दे शेयर्ड अ 3 डेकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप। जो महालनोबिस है वो अपनी एक्सप्लेन टू रानी हिज फ्यूचर वाइफ, कहते भी इट विल बी रॉन्ग टू से टैगोर इज माई गुरु, कहते नहीं, आई लव हिम इज द राइट एक्सप्रेशन। ये एक राइट एक्सप्रेशन है अगर हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें 1950 में जब वो इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड वॉज डिलेड, मतलब इंडिया से इंग्लैंड का जब उनका शिप या वोएज डिले हुआ, तो इट इज़ पॉसिबल दैट टैगोर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंग दी महालनोबिस। ठीक है, तो महालनोबिस को लाने के लिए बात की जा रही थी। सो 1970s में ये जो चीज़ें यहाँ पे होनी स्टार्ट होगी, वो एज आ पहले फिजिक्स के प्रोफेसर थे, लेकिन फिजिक्स से उनको स्टैटिस्टिक्स की तरफ डाला गया, किसने, टैगोर जी ने। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो बॉन्डिंग है टैगोर और पीसी महालनोबिस के बीच में वो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज जो पब्लिक लेटर लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड को लिखा था, द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया प्रोटेस्टिंग दी जालियांवाला बाग मैसेकर रिनाउंसिंग नाइटहुड, ही आस्क्ड महालनोबिस टू रीड इट फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो महालनोबिस हैं एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज ड्यूरिंग दैट पीरियड मिक्सचर ऑफ फिजिसिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, वहाँ पे वो इस तरह से वो काम करते थे। तो मोर ओवर यहाँ पे जो 1933 में महालनोबिस है, उन्होंने एक फाउंड किया संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आपने ध्यान से सुनना है। संख्या, इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन द फर्स्ट issued the second volume of the Sankhya, Tagore depicted statistics as dance steps of number in the arena of time and space। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है। तो अगर हम बात करते हैं आज की, कि वंस नीड्स टू अडॉप्ट फॉर श्योर अटेम्प्ट सच एज ट्रांसफॉर्मेशन प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग हो गया, NSSO विद CSO का मर्जर हो गया, NSO बनाना हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक स्टेटिस्टिक्स, एक डेटा है जो वो अच्छे वे से कहते कलेक्ट किया जाना चाहिए। सो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है वो समझ में आए होंगे। फिर आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रशिया के इंपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डेटा है। जो रशिया से इंपोर्ट है वो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो 286% इंक्रीज़ हुआ है। जो कोल है वो 345% इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर दी वॉर की हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अदर पेट्रोलियम जो ऑयल्स हैं वो 570% इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट गुड्स हैं वो 53%, सनफ्लावर ऑयल इंक्रीज़ हुआ है, चलो ये बनता था। फिर फर्टिलाइज़र, सिल्वर, हर एक चीज़ का इंपोर्ट है जो वो इंडिया ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। नॉन इंडस्ट्रियल जो डायमंड्स है वो 57% डिक्रीज़ हुए हैं। बस एक चीज़ डिक्रीज़, बाकी सारा कुछ इंक्रीज़ हुआ है रशिया से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, वो है चाइनाज़ इंटरवेंशन इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर ये न्यूज़ पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लोकेशन क्या है। यहाँ पे इन कंट्रीज़ को जो कि ब्लू में यहाँ पे हैं, इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका मानते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे आप देखिएगा, इसका कोड बनेगा सीड, और सीड में कौन कौन सी कंट्री आएगी, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। ठीक है जी, और इसके साथ में जो जो कंट्री लग रही है हमने उसके बारे में बात किया, जैसे मेडागास्कर। मतलब ये वो कंट्रीज़ होगी जहाँ पे जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। उसका रीज़न क्या आपको पता है, ये जो एरिया है वो इंडियन ओशन हो गया, ठीक है जी, मोर ओवर आपका अरेबियन सी हो गई, ये जो सारे एरियाज़ हैं इनको वो कब्जाना चाहता है। कि किस तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको पता है ये रेड सी वाला एरिया हो गया कि यहाँ से जो अपनी कैनाल सिस्टम है वो बना हुआ है ना, वो जो सारी चीज़ें हैं वो पॉइंट्स रोकना चाह रहा है, हमें ये लग रहा है। सो चाइनाज़ इंटरवेंशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे जून 20 में विद द फर्स्ट चाइना हॉर्न ऑफ अफ्रीका पीस गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती हमें दिखाई दी। जो बीजिंग फर्स्ट स्पेशल इन्वॉय टू द रीजन जुई बीइंग अपॉइंटेड इन फेब 2022, और उन्होंने बोला कि जो चाइना का एम है टू प्ले अ रोल इन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो किसने यहाँ पे की, कीनिया, जिबूती, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ सूडान और युगांडा। रीसेंट प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, वो कंट्रोलिंग दी पेंडेमिक। उन्होंने बोला कि चाइना के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम कोई डेट ट्रैप नहीं करना चाहते। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, जो चाइना है वो पहले सस्ते में लोन दे देता है, उसको पता है ये कंट्री वापस नहीं कर पाएगा, फिर उसको बोलता है मुझे अपना ये एरिया लीज पे दे दे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हम 3 चीज़ें करना चाह रहे हैं, कंट्रोलिंग द पेंडेमिक, फॉर्म ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, आउटकम्स और अपहोल्डिंग कॉमन इंटरेस्ट वाइल फाइटिंग हेजेमोनिक पॉलिटिक्स।
और उन्होंने बोला हमारे 4 मेजर एरिया हैं जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया, नंबर 2 फाइनेंशियल असिस्टेंस, नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर 4 मैरीटाइम इंटरेस्ट। वो कहता हमारे यही है और हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहते, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं। और इसी चीज़ को वो कहता है मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसने बोला 200 मिलियन अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स में मैं फंड करना चाहता हूँ लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स को, जो कि एडिस आबा है। और एडिस को मैं जिबूती के साथ में क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ज्वाइंट करना चाहता हूँ, क्योंकि रेलवे लाइन कनेक्टिंग दी लैंडलॉक्ड कंट्री विद द एरिटेरियन पोर्ट्स इन द रेड सी। ठीक है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है वो कहता है मैं चलाना चाहता हूँ। और अफ्रीका में ये अपनी प्रेजेंस बहुत अच्छे वे से बना रहा है चाइना। ठीक है, फिर आगे हम अगर हम न्यूज़ की बात करें, आर्टिकल की बात करें, G7 ने कोई प्लान बनाया है, ये जो ऊपर ये चीज़ें कर रहा है चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, सीपेक हो गया, इसको काउंटर करने के लिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम था एम्बिशियस पार्टनरशिप, मतलब पी, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। ठीक है, PGII उन्होंने अनाउंस किया था मोबिलाइजेशन हमने करनी है $600 बिलियन की बाय 2027 टू डिलीवर गेम चेंजिंग और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, जो कि डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए होना चाहिए, ये जो बिडेन ने बोला। अब PGII है क्या? PGII क्या करेगा? बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको क्या करेगा? काउंटर करेगा। ठीक है, उसको काउंटर करेगा। अब यहाँ पे इसमें US हो गया अलॉन्ग विद G7 पार्टनर, UK, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन। उन्होंने यहाँ पे 2021 में एक चीज़ लॉन्च की थी जिसका नाम था B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, B3W रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है, जिसका एम था $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को देखना इन दी डेवलपिंग वर्ल्ड, और उसी के पार्ट में देखते हुए $600 बिलियन हम यहाँ पे वो कहते हैं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी लगाए जाएंगे, जिससे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे काउंटर किया जाएगा चाइना को। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? सबसे पहले जो G7 है वो कहते हैं कि हम क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर जो चीज़ें हैं, जो मुश्किलें हैं, उसको टैकल करेंगे, इंश्योर करेंगे ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को। नंबर 2 प्रोजेक्ट फोकस करेंगे डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 3 प्रोजेक्ट एम है टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। नंबर 4 यहाँ पे टू बिल्ड एंड अपग्रेड ग्लोबल हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता लगी, लेकिन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में भी पता होना चाहिए। देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मोर देन 100 कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है ये एग्रीमेंट, जहाँ पे चाइना कोऑपरेट कर रहा है BRI प्रोजेक्ट्स में, जैसे रेलवे, पोर्ट, हाईवे। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का मतलब है कि एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें सारे की सारी कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी बिठानी है। वो मल्टी मॉडल होगा, रेलवे, पोर्ट, हाईवे, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें 5 काइंड ऑफ एक्टिविटी है। पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन है, ट्रेड प्रमोशन, फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, रेनमिंबी, इंटरनेशनलाइजेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रूट हो गए। अब यहाँ पे रूट ऑफ BRI क्या है? न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हब टू नॉर्थ ऑफ द चाइना और बाय रीचिंग आउट टू यूरेशिया इंक्लूडिंग अ लिंक वाया म्यांमार टू इंडिया। ठीक, मैरीटाइम सिल्क रोड हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका पार्ट है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट इज़ अबाउट दी ईडी के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग दी प्रीलिम्स। ईडी ये जो न्यूज़ है ये हमारा पार्ट बनेगी GS3 का और GS2 का। सो ईडी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ईडी है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सिंगल काम नहीं करती, मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये 2 स्पेशल लॉज के अंडर काम करती है, FEMA और PMLA। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो ये इन्फोर्समेंट यूनिट होती थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर, बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर डाल दिया जाता है जब इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाया जाता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आती है इन दी 1960s, और इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं, पहली चीज़ तो ये FEMA के अंडर काम करती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो भी फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे होता है उसको मैनेजमेंट करने का काम। PMLA के अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें अदर फंक्शंस की, तो यहाँ पे एक तो काम करती है कि जो फिगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उसके अंडर भी ईडी काम करती है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा स्कैम करके कोई किसी बाहर कंट्री में भाग गया तो उसको पकड़ना भी इसका काम रहेगा। और कॉफ़ी पोसा एक एक्ट है जिसका नाम है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974।
उसके अंडर भी ईडी ही काम करती है, उसके अंडर जो भी चीज़ें आती हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ रिगार्डिंग 4 किल्ड एज चॉपर फॉल्स इनटू सी ऑफ मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ों को मैंने इस वजह से इसको मार्क किया था कि इस तरह से चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम स्टेप लेने चाहिए। अगर कोई पुराना हम बोलें कि पुराना कोई लॉ बना हुआ है, कुछ और चीज़ें बनी हुई, इसको चेंज कर देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड कि भाई श्रीलंका ने फ्यूल सेल्स हॉल्ट कर दी फॉर दी 2 वीक्स के लिए, 2 डेज नहीं 2 वीक्स। उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पे क्राइसिस है इकोनॉमिक वाले, और सेकेंडली वहाँ पे जो क्राइसिस है वो है फ्यूल क्राइसिस। उसके लिए $500 मिलियन मांगा भी था इंडिया से, ठीक है, और क्रेडिट लाइन वर्थ मुझे लगता है दिया भी था। अब यहाँ पे क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि उससे निकलने के लिए टाइम लगेगा। नंबर 2, अगर जो न्यूज़ की बात करें, रशिया कहता है जो ऑफेंस है वो हम ऑफेंसिव जो हमारा एरा चल रहा है वहाँ पे यूक्रेन में, वो हम ख़त्म कर देंगे जब यूक्रेन सरेंडर कर देगा। वाह जी वाह, क्या ही बात कर दी। अब वो सरेंडर ही कर दिया तो फिर ऑब्वियसली ख़त्म करना पड़ेगा, तब भी मारना है फिर तो पता नहीं, फिर तो मारने की इंटेंशन से, हम वहाँ पे कब्जा करने की इंटेंशन से नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग रुपी टैंक ऑन ऑयल सर्ज FII आउटफ्लोज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो क्या हो रही है, यहाँ पे आउटफ्लो हो रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII है जो वो हमारी बाहर जाती दिखाई दे रही है। अब इससे होगा क्या, देखो, अगर कोई FII यहाँ पे समझते हैं कि डॉलर्स थे इंडियन मार्केट में, ये इंडियन मार्केट है, ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पे डॉलर्स थे। ये जो डॉलर है वो जहाँ से आए थे वो वहाँ पे वापस जा रहे हैं, वहाँ पे वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये एज अ FII आए थे हमारे यहाँ पे, FDI नहीं। जो FDI आती है वो बड़ी कंपनी आती है, तो बड़ी कंपनी यहाँ पे रुकती है। अब यहाँ पे अगर ये बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ होगी। अब डॉलर की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़। डिमांड तो मोर और लेस कांस्टेंट रहती है, मतलब वो अगर हम वैसे बात करें तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ है, सप्लाई कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अप्रिशिएट करेगा, तो डॉलर यहाँ पे क्या होएगा, अप्रिशिएट, इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो रुपीज़ है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो यही सेम चीज़ हुआ जब FII आउटफ्लो हुए, रुपी है जो वो प्लस्ड बाय 48 पैसा, मतलब वो डेप्रिशिएट कर गया, और जो डॉलर है वो अप्रिशिएट कर गया, बात खत्म। ठीक है जी। और इससे जो ऑयल है वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूल, वो महंगा हो जाएगा ऑब्वियसली। सो आज के न्यूज़पेपर में वही इतना ही है, और आगे अपडेट्स के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, काफ़ी कंटेंट आने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया। सो शेयर भी करिए आगे, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।